अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो एमएम एकेडमी ऐप को डाउनलोड कीजिए, जहां पर मेरे द्वारा बहुत सारे कोर्सेज जो है वो बनाए जा रहे हैं जो आपको एग्जाम में काफ़ी हेल्प दिला सकते हैं। तो जल्द से जल्द डाउनलोड कीजिए एमएम एकेडमी ऐप। ये देखिए दोस्तों, क्या ज़बरदस्त कोड बोली गई है कि जस्ट बिकॉज यू टुक लॉन्गर देन अदर्स डजंट मीन यू फेल्ड। अगर आपने औरों से ज़्यादा वक्त लगाया है, इसका ये मतलब नहीं कि आप फेल हो गए हो। फेल तो वो होते हैं जो बीच में छोड़कर चले जाते हैं। फेल तो वो होते हैं जो रणभूमि को बीच में ही छोड़कर भाग जाते हैं। लेकिन आप अगर डटे हुए हो तो आप विनर ही कहलाओगे। और किसी और ने उसके जो ड्रीम्स है वो अगर पहले अचीव कर लिए, तो आप आपके ड्रीम्स जो आपने इतने साल से पाल रखे हैं उन्हें क्यों आप छोड़ रहे हो? किसी और ने उसके ड्रीम्स पूरे कर लिए इसलिए। अगर किसी इंसान ने 22 साल में यूपीएससी क्लियर कर लिया, अगर किसी इंसान ने फर्स्ट अटेम्प्ट में यूपीएससी क्लियर कर लिया है और वो अगर आईएएस बनते हैं, तो आप अगर सिक्स अटेम्प्ट में भी यूपीएससी क्लियर करते हो, आप अगर 32 एज में भी यूपीएससी क्लियर करते हो, तो आप भी आईएएस ही कहलाओगे। तो फिर यहाँ पर अगर आपने लेट अचीव किया है तो उसके लिए फेलियर का क्या होता है? वो भी आप वहां पर विनर ही रहोगे। फेलियर तो वो इंसान रहेगा जिसे छोड़ दिया है, क्योंकि जिंदगी में आप कभी भी वो आईएएस या फिर जो भी उसे बनना है, जो भी ड्रीम्स हासिल करने हैं, वो नहीं कर सकते हैं। तो हमेशा याद रखिए कि वक्त सबका अपना अपना होता है, लेकिन जो डटा हुआ है वो जरूर अपनी मंजिल तक पहुंचता है। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस लेक्चर में। आज हम 6 मई का जो एनालिसिस है वो देखने वाले हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग आर्टिकल्स है और काफ़ी इंटरेस्टिंग वोकैब जो है वो भी मैंने इंक्लूड किए हैं। तो इस वीडियो को आपके सामने प्रेजेंट करूंगा मैं, मयूर मोगरे। तो सबसे पहले मैप बेस्ड एक्सरसाइज देखते हैं। तो यहाँ पर ये जो स्टेट है, ये स्टेट कौन सा है ये आपको बताना है। तो आपको करना क्या है, वीडियो को पॉज करना है, स्टेट के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन लिखना है और फिर वीडियो को रिज्यूम करना है। आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। पीडीएफ वीडियो अपडेट्स के लिए आप मुझे टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हो। लिंक सभी की डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक कोड जो है वो लॉन्च किया गया है अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर, जो है कंबाइंड एग्ज़ाम के लिए, जो एमपीएससी की कंबाइंड एग्ज़ाम होती है उसके लिए कोर्स लॉन्च किया गया है। और इस कोर्स में आपको सभी इंपॉर्टेंट चीज़ें देखने को मिलेगी। टोटल 50 दिन का ये कोर्स रहने वाला है। कंबाइंड एग्ज़ाम मतलब पीएसआई, एसटीआई, एएसओ के लिए। अब इसमें आपको अलग अलग जो चीज़ें हैं वो देखने को मिलेगी। अब यहाँ पर अगर आपको कोड ज्वाइन करना है तो रेफरल कोड आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा MMBean, क्योंकि यहाँ पर लाइव सेशंस होने वाले हैं। लाइव सेशन में मैं भी यहाँ पर एक सेशन ले रहा हूँ करंट अफेयर्स का, जहाँ पर सारे करंट अफेयर्स जो है, जो एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से रिलेवेंट है, इंपॉर्टेंट है, वो सब यहाँ पर कवर किए जाएंगे। तो यहाँ पर आपको एक बार सब्सक्रिप्शन लेना है, अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा। MCQs, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, PDF सब आपको मिलेंगे। इंटरेक्टिव लेसन्स आपको देखने को मिलेंगे, जहाँ पर आप टीचर्स के साथ इंटरेक्ट कर सकते हो, डाउट्स आपके क्लियर हो सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो जनरल साइंस जो है उसका भी यहाँ पर आपको एक बैच नज़र आएगा। जनरल साइंस में भी आपके बहुत सारे क्वेश्चंस निकलते हैं, तो ये भी आपका क्लियर कट लिया जाएगा। उसी के साथ साथ यहाँ पर जो CSAT का पेपर है वो भी लिया जाएगा। तो CSAT का पेपर जो है, मतलब CSAT का जो क्वेश्चंस होते हैं वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, काफ़ी ज़्यादा आते हैं, तो वो भी यहाँ पर कवर किए जाएंगे। मतलब ये काफ़ी हाई स्कोरिंग बैच है, जिसमें आपको बहुत अच्छे मार्क्स जो है वो मिल सकते हैं कंबाइंड एग्ज़ाम में। तो अगर आपको क्लियर करना है तो जल्द से जल्द यहाँ पर सब्सक्रिप्शन जो है वो लीजिए और इस बैच को ज्वाइन कीजिए। उसके लिए आपको कोड इस्तेमाल करना है, रेफरल कोड MMBean। तो जल्द से जल्द MMBean ये कोड का इस्तेमाल करके आप सब्सक्रिप्शन लीजिए और वीडियोस को एंजॉय कीजिए। तो आइए आज के वोकैब पर नज़र डालते हैं। तो हमारे पास इतने वर्ड्स है। एक वर्ड है एनेक्डोटल, दूसरा है ऑस्टेंसिबली, तीसरा है ऑडेशियस और लास्ट है पैराडॉक्सिकली। तो ये वर्ड्स के मीनिंग आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो अगर हम एनेक्डोटल का मतलब देखते हैं तो उसका मतलब होता है उपाख्यानात्मक। इसका मतलब है कि हम कोई स्टोरी बता रहे हैं, मतलब जो भी चीज़ हम बता रहे हैं वो एक स्टोरी के बेस पर है। मतलब वो सच भी हो सकता है या फिर झूठ भी हो सकता है, लेकिन हम एक स्टोरी सुनी हुई है और स्टोरी के बेस पर या फिर कहीं पर कुछ पढ़ा हुआ है। आप अगर लेमन लैंग्वेज में बताओ तो एक जो इन्फॉर्मेशन आपके अंदर फीड है उसके बेसिस पर अगर आप कुछ बता रहे हो तो वो हम उसे कहते हैं एनेक्डोटल। मतलब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर सेंटेंस में हम किसे इस्तेमाल कर सकते हैं कि रामायण सीरियल इज बेस्ड ऑन एनेक्डोटल एविडेंसेस। मतलब जो भी यहाँ पर जो कथाएं हैं
उसके जो एविडेंसेस है उसके बेसिस पर रामायण सीरियल जो है वो यहाँ पर बनी हुई है। तो इस तरीके से हम सेंटेंस में इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एनेक्डोटल का मतलब क्या होता है? मतलब होता है किसी स्टोरी पर बेस्ड जिसमें सच्चाई भी हो सकती है या फिर सच्चाई नहीं भी हो सकती है। दूसरा यहाँ पर होता है ऑस्टेंसिबली, मतलब होता है जाहिर तौर पर। हम बोलते हैं ना कि हाँ ये तो जाहिर तौर पर ये हुआ ही है, जाहिर तौर पर ये इसने इसके लिए ही किया है, इस तरीके से। तो हम इसे सेंटेंस में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं कि व्हेन हिज पेरेंट्स वर आउट ही कॉल्ड हिज गर्लफ्रेंड होम ऑस्टेंसिबली टू वॉच ए मूवी ऑन नेटफ्लिक्स। मतलब कि जब लड़के के जो पेरेंट्स है वो आउट ऑफ टाउन गए थे, बाहर गए थे, तो उसने उसकी गर्लफ्रेंड को घर पर बुलाया जाहिर तौर पर जो नेटफ्लिक्स मूवी है उस पर मूवी देखने के लिए। तो इस तरीके से यहाँ पर ऑस्टेंसिबली जो है उसका आप इस्तेमाल कर सकते हो, मतलब है जाहिर तौर पर, नेचुरली, इसी वजह से। नेक्स्ट यहाँ पर आता है ऑडिशियस। ऑडिशियस का मतलब होता है साहसी, करेजियस। अब इसे हम इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं कि इट वॉज एन ऑडिशियस डिसीजन टू प्रपोज ए गर्ल इन फ्रंट ऑफ हर पेरेंट्स। मतलब ये एक बहुत ही साहसी निर्णय था कि उसने जो गर्ल है, जो लड़की है, उसे उसके ही पेरेंट्स के सामने प्रपोज किया। तो इस तरीके से ऑडिशियस जो है उसे हम यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं हमारे दैनंदिन जीवन में। और उसी के साथ साथ पैराडॉक्सिकली। पैराडॉक्सिकली मतलब होता है विरोधाभास से। मतलब क्या है कि कोई चीज़ है जो मतलब उसका डेफिनेशन बनी हुई है कि वो इसीलिए है, लेकिन पैराडॉक्सिकली का मतलब होता है कि उसके वजह से भी कुछ अगर चेंजेस होते हैं, कुछ अलग चीज़ होती है, तो उसे हम पैराडॉक्सिकली कहते हैं। मतलब कि यहाँ पर अगर आप फेलियर देखोगे, फेलियर का मतलब है कि वो ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकता है ना, वो ज़िंदगी में कुछ भी नहीं बन सकता है, ना होशियार, ना कुछ। लेकिन यहाँ पर सेंटेंस में देखिए क्या बोला गया है कि येट ऑलमोस्ट पैराडॉक्सिकली फेलियर इज ऑल्सो पार्ट ऑफ बिकमिंग वाइज। मतलब जो फेलियर है वो भी होशियार बनने की ही एक प्रोसेस है, वो एक पार्ट है उसका। तो ये पैराडॉक्स हो गया ना, क्योंकि जो फेलियर हुआ है वो कभी होशियार नहीं बन सकता है, वो कभी अच्छा नहीं हो सकता है, लेकिन फिर भी यहाँ पर वाइज बन रहा है, तो ये पैराडॉक्सिकली हो गया। तो विरोधाभास से इस तरीके से पैराडॉक्सिकली हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एनेक्डोटल का मतलब क्या होता है? किसी कथा पर बेस्ड, उसमें सच्चाई भी हो सकती है या नहीं भी हो सकती है। ऑस्टेंसिबली मतलब होता है जाहिर तौर पर, नेचुरली। ऑडिशियस मतलब होता है साहसी, और पैराडॉक्सिकली मतलब होता है विरोधाभास से। तो देखिए आप आज क्या कीजिए, वोकेबलरी को अच्छी तरीके से समझने का और उसे याद रखने का सबसे अच्छा जरिया क्या होता है कि आज दिन भर में आप ये जो शब्द है, इन सारे शब्दों का इस्तेमाल आपके किसी से भी बात करते वक्त आप ज़रूर कीजिए। भले वो पेरेंट्स हो सकते हैं, फ्रेंड्स हो सकते हैं, फ्रेंड को कॉल कीजिए और ये सारे जो वर्ड्स आए उस पर बात कीजिए, लेकिन इस्तेमाल ज़रूर कीजिए, जिससे कि आपकी जो वोकैब है वो सुधरती जाएगी। ठीक है, तो ये भी हम यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि जो भी हम वोकैब यहाँ पर देख रहे हैं उससे आपको इम्प्रूवमेंट भी ज़रूर मिले। चलिए अब यहाँ पर हम बढ़ते हैं हमारे जो आर्टिकल्स है उसके ऊपर। तो एक्सप्लेन सेक्शन हम देखते हैं, तो यहाँ पर देखने को मिलता है एमएसएमईज वर्स्ट हिट। क्यों यहाँ पर एमएसएमईज जो है वो वर्स्ट हिट हो रहे हैं, इसमें हम बहुत सारी चीज़ें देखेंगे। एमएसएमई को डिफाइन किस तरीके से किया जाता है, जो नया बिल है 2018 में जो लाया गया था उसके हिसाब से जो डेफिनेशन है किस तरीके से चेंज की गई है, सारी चीज़ें हम यहाँ पर देखेंगे। कोविड जो है उसकी वजह से यहाँ पर प्राइजेस में फ्लैटनिंग कैसे हो रही है। अब देखिए यहाँ पर बेसिकली होना क्या चाहिए, जब सप्लाई कम हो रहा है तो यहाँ पर जो प्राइजेस है उसमें इंक्रीज होना चाहिए, लेकिन ये हमें देखने को नहीं मिल रहा है ना। जो हम फूड प्रोडक्ट्स देख रहे हैं उसमें तो स्पेसिफिकली ये भी आर्टिकल को हम अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। अगर हम एडिटोरियल पेज, आइडियाज पेज देखते हैं तो ये वाला आर्टिकल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंटरेस्टिंग, अच्छी तरीके से देखेंगे कि यहाँ पर जो फूड प्रोडक्ट्स है उसे एथेनॉल में ले जा रहे हैं, उसके बजाय अगर फ्री में यहाँ पर अवेलेबल करा के दे जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं उनको, तो काफ़ी अच्छा होगा। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो गुड हेल्थ का मतलब क्या होता है, तो ये भी बहुत ही शानदार आर्टिकल है, इसे भी अच्छी तरीके से देखेंगे। उसी के साथ साथ ये वाला आर्टिकल जो है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और अच्छी तरीके से इसे भी जानने की कोशिश करेंगे। और बाकी अगर हम ये देखते हैं तो नीट का सॉल्यूशन, मतलब नीट जो एग्ज़ाम है उसके बारे में इसमें बात की गई है। जो नीट है उसके लिए पहले जब लाया गया था कि सभी के लिए ऑल इंडिया एक ही एग्ज़ाम होगी नीट की, उसके बाद वो कोर्ट जो केस है कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट में गया, उसमें डिसीजन आया कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, फिर उसके बाद फिर से अब नीट जो है उसे लाया गया। तो इसके बारे में ये जो आर्टिकल है ये बात कर रहा है। बाकी ये वाला अगर हम आर्टिकल देखते हैं तो ये कोविड-19 से फाइट करने के लिए ही है, तो ये हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से अभी देखा हुआ है, इसलिए हम ये नहीं देखने वाले हैं। तो काफ़ी अच्छे आर्टिकल्स आज हमें देखने को मिलने वाले हैं। तो पहला हम देखते हैं यहाँ पर एमएसएमई जो है ये वर्स्ट हिट क्यों हुआ है, क्यों एमएसएमई में इतना बुरा हश्र हमें देखने को मिल रहा है। कोविड-19 पेंडेमिक जो है उसने सभी सेक्टर्स में अपना इम्पैक्ट जो है डाला है, अगर हम इकोनॉमी की बात करते हैं।
लेकिन यहाँ पर मीडियम स्मॉल माइक्रो एंटरप्राइजेज जो है, एमएसएमई जिसे हम कहते हैं, उसे बहुत ही बुरी तरीके से यहाँ पर फंसाया है कोविड-19 ने। जितने भी एनेक्डोटल एविडेंसेस है, देखिए एनेक्डोटल मतलब क्या है, किसी इस पर बेस्ड, मतलब एक इंफॉर्मेशन पर बेस्ड या फिर कथा पर बेस्ड, किसी स्टोरी पर बेस्ड। तो ये जितने भी एनेक्डोटल एविडेंसेस है जो अवेलेबल है, जैसे कि हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ जो स्ट्रैंडेड माइग्रेंट वर्कर्स है अक्रॉस द कंट्री, उससे ये पता चल रहा है कि यहाँ पर एमएसएमई जो है वो वर्स्ट कैजुअलिटी यहाँ पर हमें देखने को मिली है कोविड-19 लॉकडाउन की वजह से, क्योंकि इतने लोग चले गए हैं, मतलब माइग्रेंट वर्कर जो है वो चले गए हैं, है ना। मतलब क्या है, यहाँ पर पुख्ता सबूत नहीं मिल पाया है। एनेक्डोटल का मतलब क्या, पुख्ता सबूत नहीं मिल पाया है। लेकिन जो हम यहाँ पर माइग्रेंट वर्कर्स अपने घर पर जा रहे हैं, इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि उनके पास काम नहीं है। काम क्यों नहीं है, क्योंकि एमएसएमईज बंद पड़ी है। तो एमएसएमईज बंद पड़ी है तो इसका मतलब है कि वो वर्स्ट हिट हुई है और वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है। तो अब आपको समझ में आ गया, पूरी इंफॉर्मेशन क्लियर हो गई एनेक्डोटल के बारे में। तो अब जरूर आप यहाँ पर कमेंट सेक्शन में भी देखिए, हम यहाँ पर ऐसा करते हैं, कमेंट सेक्शन में भी आप जो सेंटेंसेस हमने लिए हैं, जो वर्ड्स हमने लिए हैं, उसका खुद का सेंटेंस बना बनाकर कमेंट सेक्शन में आप लिखिए जरूर, उससे आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो सिर्फ जो रिलीफ पैकेज है वो यहाँ पर दिया गया सरकार के द्वारा, यहाँ पर पीएम गरीब कल्याण योजना के तहत इसे नाम दिया गया। और उसी के साथ सेकंड पैकेज जो है वो भी आ सकता है, और सेकंड पैकेज एमएसएमई सेक्टर जो है उनके लिए यहाँ पर सरकार जो है वो लाएगी। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो डिफाइन किस तरीके से किए जाते हैं माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज जो है उन्हें डिफाइन किस तरीके से किया जाता है। तो देखिए 2006 का अगर हम एक्ट देखते हैं, उसके हिसाब से यहाँ पर अगर हम देखें तो किस तरीके से डिफाइन किए जाते हैं। इन्वेस्टमेंट जो है प्लांट और मशीनरी पर, और यहाँ पर इक्विपमेंट्स पर, सर्विस सेक्टर अगर हम देखते हैं उसके हिसाब से यहाँ पर डिफाइन किया जाता है। फॉर से कि यहाँ पर माइक्रो है तो 25 लाख तक अगर इन्वेस्टमेंट है किसी की प्लांट्स में या मशीनरी में तो माइक्रो में आएगा। 10 लाख तक के अगर है इन्वेस्टमेंट तो वो सर्विसेज में, तो वो माइक्रो में आएगा। फॉर एग्जांपल अगर एमएम एकेडमी की अगर हम बात करते हैं, अब अगर एमएम एकेडमी जो है ये क्या है, ये सर्विस प्रोवाइड कर रही है ना, आपको एजुकेशन प्रोवाइड कर रही है। तो एमएम एकेडमी में अगर इन्वेस्टमेंट 10 लाख से कम है, जो भी मशीनरीज इक्विपमेंट्स इस्तेमाल किए जाएंगे, अगर उसकी जो इन्वेस्टमेंट है 10 लाख से कम है तो ये माइक्रो में आएगा। अगर ये 10 लाख से 2 करोड़ के बीच में है तो ये स्मॉल में आएगा, और 2 से 5 करोड़ है तो वो मीडियम में आएगा। इस तरीके से यहाँ पर डेफिनेशन जो है 2006 के एक्ट के तहत देखने को मिलती है। अब 2018 का यहाँ पर बिल आया था, उसके हिसाब से अब यहाँ पर चेंज की गई डेफिनेशन। अब यहाँ पर एनुअल टर्नओवर जो है उसके हिसाब से सभी एंटरप्राइजेस के लिए, भले वो मैन्युफैक्चरिंग हो या सर्विस हो, सभी के लिए एनुअल टर्नओवर जो है वो देखा जाएगा। अब इसमें माइक्रो में एनुअल टर्नओवर जो है 5 करोड़ का बोला गया है। 5 करोड़ या उससे कम है तो माइक्रो में, 5 से 75 करोड़ है तो स्मॉल में, और 75 से 250 है तो वो मीडियम में। इस तरीके से हमें देखने को मिलता है। अब ये क्यों चेंजेस किए गए होंगे, जिससे कि जो पता लगाना है वो आसानी जाए। नहीं तो क्या है, बार बार यहाँ पर इंस्पेक्शन करने जाओ कि कितने इक्विपमेंट्स है, कितना इन्वेस्ट किया हुआ है। बार बार जो इंस्पेक्शन है वो यहाँ पर आएंगे, ऑफिस में आएंगे एमएम एकेडमी की, कि बताइए आपने कितने यहाँ पर किया है, कितना इन्वेस्टमेंट हुआ है। अब इसमें क्या है, टर्नओवर सीधा पता चल जाता है कि अच्छा टर्नओवर जो है वो यहाँ पर 10 करोड़ का है, 15 करोड़ का है, मतलब काय में आएगा, ये स्मॉल में आएगा। 5 करोड़ से कम है मतलब काय में आएगा, माइक्रो में आएगा। 75 से 250 करोड़ है मतलब काय में आएगा, मीडियम में आएगा। तो इस तरीके से हम यहाँ पर जो डिस्टिंग्विश है वो प्रॉपर तरीके से कर सकते हैं। अब यहाँ पर एस्टिमेटेड नंबर ऑफ एमएसएमईज देखते हैं अगर हम इन लैक्स, तो मैन्युफैक्चरिंग में, रूरल में इतने देखने को मिलते हैं, अर्बन में इतने देखने को मिलते हैं, टोटल इतने देखने को मिलते हैं। शेयर इनका 31% का है। ट्रेड अगर हम देखते हैं तो उसमें 36% का शेयर है, और बाकी सर्विसेज अगर हम देखते हैं 33% का शेयर है। अब यहाँ पर अगर हम एम्प्लॉयमेंट देखते हैं एमएसएमई सेक्टर में, जो सबसे इंपॉर्टेंट है एम्प्लॉयमेंट, तो यहाँ पर देखने को मिलता है मैन्युफैक्चरिंग में 186.56 लाख, ठीक है, 32% शेयर मैन्युफैक्चरिंग में देखने को मिलता है। ट्रेड में अगर हम देखते हैं 35% देखने को मिलता है, बाकी सर्विसेज में देखते हैं 33% जो एम्प्लॉयमेंट है वो हमें देखने को मिलता है। और उसी के साथ साथ डिस्ट्रीब्यूशन जो है एंटरप्राइजेस कैटेगरी वाइज अगर हम देखते हैं तो रूरल में माइक्रो 324, स्मॉल 0.78, मीडियम 0.01, तो इस तरीके से हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पर आप नज़र डाल सकते हो किस तरीके से जो अलग अलग चीज़ें एमएसएमई की वो देखने को मिलती है। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो क्रेडिट गैप जो है एमएसएमई सेक्टर का, वो भी यहाँ पर इस तरीके का देखने को मिलता है। मतलब यहाँ पर देखिए डिमांड सप्लाई किस तरीके से हमें जो पोटेंशियल है वो देखने को मिल रहा है ना। पोटेंशियल जो है वो अलग ही तरीके का है यहाँ पर एमएसएमई में।
अब सेगमेंट वाइज एनपीएस अगर हम देखते हैं, मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट, यहाँ पर एमएसएमई जो है उन्होंने लोन ले लिए लेकिन अब लोन जो है नहीं दे पा रहे हैं, वो 90 डेज के बाद एनपीए हो गया है। तो एनपीए अगर हम अलग अलग इसमें देखते हैं तो हमें देखने को मिलता है कि जो माइक्रो है उसमें आप एनपीएस देखिए, उसके बाद यहाँ पर आप जो स्मॉल है उसमें देखिए, जो मीडियम है उसमें देखिए, और जो लार्ज है उसमें देखिए। इस तरीके से हमें यहाँ पर देखने को मिलता है जो एनपीए है वो। क्लियर है? अब यहाँ पर क्या हो रहा है, मोस्ट ऑफ देम जहाँ पर जो एमएसएमई है वो रजिस्टर्ड नहीं है कहीं पर भी। इसका बड़ा कारण क्या है? बड़ा कारण है कि वो बहुत ज़्यादा स्मॉल है। इवन जीएसटी जो है उसके थ्रेशोल्ड, मोस्ट ऑफ द माइक्रो एंटरप्राइजेज जो है क्वालिफाई नहीं करते हैं। जो थ्रेशोल्ड है मतलब कुछ लाख तक अगर आपका टर्नओवर जाता है तो आपको जीएसटी जो है पे करना पड़ता है, तो उस हद तक भी कोई नहीं जा पा रहा है। अब यहाँ पर आउट ऑफ फॉर्मल नेटवर्क जाने की वजह से क्या होता है, अकाउंट्स मेंटेन जो है वो नहीं हो पाते हैं, टैक्सेस पे नहीं हो पाते हैं, है ना, जो रेगुलेटरी नॉर्म्स है वो यहाँ पर प्रॉपर तरीके से फॉलो नहीं हो पाते हैं, और इसीलिए जो उनकी कॉस्ट है वो भी यहाँ पर कम आ जाती है। लेकिन जब क्राइसिस आते हैं तब क्या होता है, तब यहाँ पर गवर्नमेंट की जो एबिलिटी है उन्हें हेल्प करने की, वो हो पाती है क्या? नहीं हो पाती है, क्योंकि गवर्नमेंट के पास डाटा ही अवेलेबल नहीं है ना। अब यहाँ पर क्या हुआ, इन्होंने कॉस्ट कम करने के लिए जो टैक्सेस है उसमें कटौती कर दी, अपने आप को रजिस्टर नहीं किया, वो सब ठीक है। लेकिन अब प्रॉब्लम यहाँ पर क्या आया है कि गवर्नमेंट की जो एबिलिटी गवर्नमेंट को पता ही नहीं है, तो फिर कैसे उन्हें हेल्प करेगी, है ना। अब यहाँ पर अगर कोई डेवलप्ड कंट्री है तो गवर्नमेंट जो उन्होंने डायरेक्टली यहाँ पर वेजेस सब्सिडी जो है एक्स्ट्रा क्रेडिट स्मॉल फर्म्स को प्रोवाइड करने की ठानी है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, इंडिया के पास प्रॉपर डाटा अवेलेबल ना होने की वजह से ये भी नहीं हो पा रहा है। लोन्स जो एमएसएमई को मोस्टली यहाँ पर जो प्रॉपर्टी उसके अगेंस्ट में दिए जाते हैं, कोलेटरल जो है प्रॉपर्टी रखी जाती है। अब यहाँ पर क्या होता है कि ठीक है उन्हें लोन वोन मिल गया, लेकिन जब क्राइसिस आते हैं जैसे अभी पेंडेमिक आया है, इसमें कोई ज़मीन जो है लैंड जो है वो खरीदने जाएगा क्या? लैंड खरीदने जाएगा नहीं, तो कोलेटरल जो यहाँ पर दिया हुआ है वो कोलेटरल की उस टाइम पर कीमत, ठीक है, मतलब पेंडेमिक के पहले आप समझ लीजिए फॉर से 1 करोड़ की होगी, उस पर लोन जो है वो दिया गया है। अब यहाँ पर जब पेंडेमिक आया है तो इस प्रॉपर्टी की ही कीमत 70 लाख हो गई है, मतलब वैसे ही कोलेटरल ही यहाँ पर वैल्यू उसकी डाउन हो गई है। तो ये भी हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। उसी के साथ साथ क्रेडिट गारंटी जो है गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ पर जो रिपे होता है वो भी यहाँ पर उसमें समस्या हमें देखने को मिलती है। तो ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम्स यहाँ पर आते हैं एमएसएमई से रिलेटेड। तो चलिए अब यहाँ पर नेक्स्ट जो आर्टिकल है उस पर हम जाते हैं। कोविड जो है उसकी वजह से प्राइजेस में फ्लैटनिंग कैसे देखने को मिली है। अब यहाँ पर अगर हम इलस्ट्रेट करना है तो 2 एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ को हम यहाँ पर देखेंगे, एक है पोटैटो और एक है मिल्क। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जो दोनों का जो प्रोडक्शन है उसमें शॉर्टफॉल देखने को मिला है, सिग्निफिकेंट शॉर्टफॉल देखने को मिला है, भले वो पोटैटो हो या मिल्क हो। मतलब क्या है, मतलब सप्लाई जो है वो कम हो गया है। सप्लाई जब कम हो रहा है तो उसकी जो डिमांड है उसमें क्या होना चाहिए, बढ़ोतरी होना चाहिए, और इवेंचुअली जो प्राइजेस है उसमें क्या होना चाहिए, बढ़ोतरी होना चाहिए। अब ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस में प्राइजेस जो है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाने चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ है, रिमेंड फ्लैट या फिर कोलैप्स भी हमें यहाँ पर देखने को मिले हैं। क्यों कोलैप्स यहाँ पर हुआ है? तो पोटैटोज अगर हम यहाँ पर लेते हैं, पोटैटोज लेते हैं, उनका कोल्ड स्टोर्स अगर हम देखते हैं अक्रॉस इंडिया, ये सिर्फ एस्टिमेट किए गए हैं 36 करोड़ बैग्स और 50 kg ईच, मतलब 50 kg की अगर एक बैग देखते हैं 36 करोड़ बैग जो है, इतना कोल्ड स्टोरेज है फ्रॉम द मेन जो रबी क्रॉप्स हार्वेस्ट किए जाते हैं फेब से मार्च। अब यहाँ पर अगर 2019 की बात करते हैं तो 48 करोड़ थे, और उसी के साथ साथ 46 करोड़ 2018 में और 57 करोड़ बैग्स 2017 में। मतलब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो स्टोरेज है उसकी फैसिलिटी भी यहाँ पर कम देखने को मिल रही है। अब यहाँ पर जो प्राइजेस इसके नीचे आ रहे हैं, सप्लाई कम हो रहा है फिर भी प्राइजेस नीचे आ रहे हैं, ये तो मतलब हमारी इकोनॉमी को एक झटका देने जैसा है ना, मतलब चैलेंज करने जैसा है। तो रीज़न क्या है? रीज़न काफ़ी सिंपल है कि यहाँ पर सप्लाई भले ही कम हुआ हो लेकिन जो डिमांड है वो यहाँ पर बढ़ी नहीं है, डिमांड भी यहाँ पर कम हो गई है। डिमांड कम होगी तो बट ऑब्वियस है प्राइसेस कम हो जाएंगे। डिमांड यहाँ पर क्यों कम हुई है? क्योंकि जो होटल्स है, रेस्टोरेंट्स है, स्ट्रीट फूड्स है, जो वेडिंग्स है, सभी यहाँ पर बंद पड़े हैं। तो इसीलिए जो कंजम्पशन होता है पोटैटो बेस्ड स्नैक्स का, है ना, जो आलू चाट से लेकर, टिक्की से लेकर, समोसा से लेकर, पाव भाजी से लेकर, मसाला डोसा से लेकर, फ्रेंच फ्राइज से लेकर, सभी यहाँ पर हर्ट हुए हैं। डिमांड यहाँ पर कम हो गई है इसलिए प्राइजेस जो है वो यहाँ पर फॉल हो गए हैं, सिंपल है। अब यहाँ पर जब प्राइजेस जो है डिक्लाइन हुए हैं तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जो डिमांड कर्व है वो हमें सीधा नीचे जाते हुए दिखाई दे रहा है, सीधा ऐसा आते हुए दिखाई दे रहा है।
अब ऐसे इसमें क्या होता है कि जो मतलब जो प्राइजेस है वो यहाँ पर इंक्रीज होने चाहिए अगर यहाँ पर सप्लाई कम हो रहा है तो, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है ना। इसलिए डिमांड कर्व जो है वो नीचे आता हुआ नजर आ रहा है। मतलब ये क्या हो रहा है, ये अलग सिनारियो हो रहा है, जैसे कि सप्लाई जो है वो कम है लेकिन फिर भी प्राइजेस कम है। क्यों? क्योंकि डिमांड जो है वो फिर भी यहाँ पर कम है, डिमांड इंक्रीज नहीं ही हो रही है। अब अगर हम यहाँ पर मिल्क पर जाते हैं तो मिल्क में हमें देखने को मिलता है कि इंडिया का जो मिल्क प्रोडक्शन है ये भी यहाँ पर फर्स्ट टाइम डिकेड में फॉल हुआ है। अब फॉल होने के बाद क्या होना चाहिए, सप्लाई कम हो गया है, मतलब प्राइसेस जो है वो यहाँ पर इंक्रीज होने चाहिए, लेकिन फिर भी प्राइसेस जो है डिक्रीज है। इसमें भी प्राइसेस डिक्रीज देखने को मिल रहे हैं। क्यों देखने को मिल रहे हैं? प्राइसेस आप देखो कितने कम हो रहे हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे 300-310 पर केजी है, यहाँ पर इतना जा रहा था तो अब यहाँ पर इतना कम जो है वो देखने को मिल रहा है ना। जो फार्मर है जो 43 to 44 पर केजी ऑफ बफेलो मिल्क कंटेनिंग 6.5 फैट एंड 9% सॉलिड नॉट फैट, ये यहाँ पर अब 32-33 पर केजी पर आ चुका है। तो इतना यहाँ पर पैसा कम क्यों हो रहा है? तो उसका कारण जो है सेम वही है कि यहाँ पर अगर आप देखोगे जो डेयरी के जितने भी प्रोडक्ट्स है वो यहाँ पर काम नहीं कर रहे हैं ना। आइसक्रीम का आप देखो वो सब शॉप्स बंद है, तो जहाँ पर भी मिल्क इस्तेमाल होता है वो सब बंद पड़े हुए हैं। तो इसीलिए डिमांड जो है, सप्लाई भले ही कम हो गया और डिमांड जो है वो भी कम है, और इसी वजह से प्राइजेस जो है वो भी कम है। तो अब पिक्चर क्लियर हो गया है। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल पर पढ़ते हैं। यहाँ पर बात की जा रही है कि नॉट एट द कॉस्ट ऑफ फूड सिक्योरिटी। अब देखिए बेसिकली हो क्या रहा है, यहाँ पर प्रेस रिलीज जो है वो की गई है जिसमें कहा गया है कि नेशनल बायोफ्यूल जो कोऑर्डिनेशन कमेटी है चेयर की गई है बाय यूनियन मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, उन्होंने डिसाइड किया है कि जो सरप्लस राइस अवेलेबल है एफसीआई के पास, उसे जो इथेनॉल है उसके कन्वर्जन में ले जाया जाएगा। मतलब यहाँ पर क्या है, देखिए जो इथेनॉल है उसके कन्वर्जन, इथेनॉल में कन्वर्जन किया जाता है। इथेनॉल में कन्वर्ट करके क्या होता है कि उसका इस्तेमाल बहुत सारी इसमें किया जा सकता है, अल्कोहल बेस्ड जो भी चीज़ें हैं उसमें भी किया जा सकता है, या फिर जो इथेनॉल है उसे ब्लेंड किया जा सकता है पेट्रोल के साथ। अब जब हम इथेनॉल को ब्लेंड करते हैं पेट्रोल के साथ तो उसमें क्या होता है, जो पेट्रोल जो इमिशन करता है, जो हार्मफुल पार्टिकल्स इमिट करता है वो यहाँ पर कम हो जाते हैं, जिससे कि इको फ्रेंडली जो फ्यूल है वो हमें देखने को मिलता है। तो ये इसका फायदा होता है जब इथेनॉल ब्लेंड होता है। तो यहाँ पर इथेनॉल में कन्वर्ट करना, ये शुगर केन जो है, शुगर जूस बोलिए, शुगर केन जो बोलिए, तो ये जो होते हैं मोलासेस बोलिए, तो उसके थ्रू इथेनॉल में कन्वर्जन होता है। लेकिन यहाँ पर क्या किया जा रहा है, सरकार के द्वारा बोला गया है कि जो सरप्लस यहाँ पर राइस अवेलेबल है एफसीआई के पास, उसे यहाँ पर इथेनॉल में कन्वर्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। हमने पिछले कई लेक्चर्स में देखा हुआ है कि एफसीआई के पास बहुत सारा जो माल है ऐसा ही पड़ा हुआ है, बफर स्टॉक से बहुत ज़्यादा ऊपर यहाँ पर माल जो है वो रखा हुआ है, भले व्हीट हो या राइस हो, तो उसे यहाँ पर एथेनॉल कन्वर्जन में इस्तेमाल करेंगे। अब यहाँ पर ऑब्स्टेंसिवली जाहिर तौर पर एल्कोहल बेस्ड हैंड सैनिटाइजर जो है वो यहाँ पर इस्तेमाल किया जाएगा, या फिर एथेनॉल को ब्लेंड किया जाएगा पेट्रोल के साथ, जिससे कि क्लीन एक फ्यूल हमें मिले, है ना, जाहिर तौर पर। अब यहाँ पर ये जो डिसीजन है ये सिर्फ एक ऑडेशियस डिसीजन ही नहीं है, मतलब एक साहसी ही डिसीजन नहीं है, लेकिन यहाँ पर मिलियन ऑफ लोग जो यहाँ पर फूड इनसिक्योरिटी की वजह से डीपली अफेक्टेड है, वहाँ पर भी अप फ्रंट में आता है। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि ऐसा हम डाइवर्जन अगर करते हैं फूड क्रॉप्स का, जिससे कि बायोफ्यूल यहाँ पर प्रोड्यूस हो सके, तो यहाँ पर जो फूड प्राइजेस है वो यहाँ पर इंक्रीज होंगे डिक्रीज होंगे। बट ऑब्वियस है कि हम यहाँ पर देखिए फॉर से 2 kg यहाँ पर जो व्हीट है वो है, और 2 kg व्हीट की जो कीमत है यहाँ पर अगर मार्केट में जाती है तो हम समझ लें कि 24 रुपीज़ है, ठीक है, मतलब 12 रुपये पर केजी हम लेते हैं। लेकिन अब क्या हुआ है, इसमें से 1 kg जो है वो उन्होंने उनके इसके लिए बायोफ्यूल जो है उसके लिए लेकर गए। अब यहाँ पर बचा कितना, 1 ही केजी बचा, मतलब सप्लाई यहाँ पर कम हो गया, तो क्या होगा, डिमांड इंक्रीज होगी, प्राइसेस इंक्रीज हो जाएगी, मतलब यहाँ पर 14 रुपीज़ पर केजी हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर क्या होगा, जो फूड प्राइजेस है ग्लोबली वो यहाँ पर इंक्रीज हो जाएंगे, है ना। उसी के साथ साथ यहाँ पर क्या है, कॉर्न और बाकी जो ग्रेन है वो फूड स्टॉक, जो पोल्ट्री है, कैटल है, उसके लिए भी इस्तेमाल किए जाते हैं, तो ये भी फूड इकोनॉमी का ही एक पार्ट है। तो यहाँ पर जो इंडिया है, जहाँ पर गरीबी हमें इतनी ज़्यादा देखने को मिल रही है, जो हंगर है इतनी ज़्यादा देखने को मिल रही है, माल न्यूट्रिशन देखने को मिल रहा है, तो वहाँ पर क्या इथेनॉल में ग्रेन्स का इस्तेमाल किया जाना चाहिए जो एक्स्ट्रा रखा हुआ है। और यहाँ पर इंडिया की जो पोजीशन है ग्लोबल हंगर इंडेक्स में अगर हम देखें तो 9 पोजीशन स्लिप हो गई है। 117 कंट्रीज में से 102 पोजीशन हमें देखने को मिल रही है 2019 के इंडेक्स में। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे अगर देखें 2015-16 का, 38.4% जो चिल्ड्रन है अंडर 5 ईयर्स वो स्टंट है, हाइट फॉर एज है ना जो कम होती है,
21% जो है वेस्टेड है, लो वेट होता है एज फॉर द हाइट। ये हमने कई बार देखा हुआ है, इसलिए शॉर्ट में आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पर ये चीज़ हमें देखने को मिल रही है। और ऐसे सिनारियों में अगर आप देखो तो जो राइस है वो आप वहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हो। मतलब एक्स्ट्रा हम कब बोलेंगे, एक्स्ट्रा कब बोलेंगे, हमारे घर पर एक्स्ट्रा अनाज है, एक्स्ट्रा राइस है, हम कब बोलेंगे, जब अगर घर में 10 लोग हैं और 10 लोग भरपेट खाना खा रहे हैं और उसके बाद भी अगर राइस बच रहा है तो हम बोलेंगे कि एक्स्ट्रा राइस हमारे यहाँ पर रखा हुआ है। कंट्री में ऑलरेडी लोग भूख से मर रहे हैं, भूखमरी है, वहां पर आप एक्स्ट्रा जो एफसीआई में रखा हुआ है उसे एक्स्ट्रा कैसे बोल सकते हो? एक्स्ट्रा बोल ही नहीं सकते हम उसे। 2018 में देखें तो गवर्नमेंट ने 2009 की पॉलिसी मॉडिफाई की थी। न्यू नेशनल पॉलिसी जो है बायोफ्यूल्स की, वो टारगेट करती है 20% ब्लेंडिंग ऑफ इथेनॉल इन पेट्रोल और 5% ब्लेंडिंग ऑफ बायोडीजल इन डीजल 2030 तक। अब इसमें ये अचीव किस तरीके से करना है, तो यहाँ पर जो फीड स्टॉक, जो भी राइस है, जो भी व्हीट्स है, वो यहाँ पर जो खराब हो गए हैं उसे यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। मतलब जो अनफिट है ह्यूमन कंजम्पशन के लिए, ऐसे इसको इस्तेमाल करेंगे जिससे कि इथेनॉल में कन्वर्जन किया जाए। तो ये एक बार का ठीक है कि ह्यूमन कंजम्पशन के लिए जो अनफिट है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हम इथेनॉल जो है वो प्रोड्यूस कर सकते हैं बाय हेवी मोलासेस, शुगर साइरप, है ना, उसी के साथ साथ शुगर जूस, इससे भी हम यहाँ पर कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हो क्या रहा है, यहाँ पर हो ऐसा रहा है कि हम यहाँ पर जो एफसीआई में जो माल पड़ा हुआ है उसे यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये चीज़ तो यहाँ पर गलत हो जाती है ना, है ना। और उसी के साथ साथ यहाँ पर जो राइस है वो हम लोगों को प्रोवाइड कर सकते हैं। हमने लास्ट आर्टिकल में देखा था कि हम फ्री में यहाँ पर जो अनाज रखा हुआ है एफसीआई के पास, जो एक्स्ट्रा रखा हुआ है, उसे हम फ्री में जो गरीब लोग हैं उन्हें बांट सकते हैं। क्योंकि उन्हें जो पैसे में हम यहाँ पर बांट रहे हैं सब्सिडाइज रेट में, तो फ्री में भी दे सकते हैं, जिससे कि भूखमरी जो है पूरी खत्म हो जाएगी। इस तरीके से हम यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पर गवर्नमेंट जो है उन्होंने पहले फूड ग्रेन जो है उसे, जो यहाँ की रिक्वायरमेंट है लोगों की, उसे मीट करने के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर जो कुछ भी उन्हें करना है वो कर सकते हैं एक्चुअल में, जब यहाँ पर एक्स्ट्रा रखा हुआ रहेगा। तो अब आपको पूरा पिक्चर जो है वो क्लियर हो गया है। चलिए यहाँ पर नेक्स्ट इस पर बढ़ते हैं। अब यहाँ पर बात की गई है गुड हेल्थ का मतलब क्या है, अच्छी हेल्थ का मतलब क्या है। अब कोविड-19 पेंडेमिक जो है उसका एक वेकअप कॉल मिला हुआ है फॉर एवरी कंट्री, बिग हो या स्मॉल हो, रिच हो या पुअर हो, डेवलप हो या डेवलपिंग हो, सभी को एक वेकअप कॉल मिला हुआ है कोविड-19 की वजह से कि यहाँ पर जो हेल्थ केयर सिस्टम है वो कितनी इंपॉर्टेंट होती है, जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है हमारा वो कितना इंस्टेबल है, जो कम्युनल हेट्रेड है वो कितना ज़्यादा बढ़ रहा है, और हमारी जो सोसाइटी है वो कितनी ज़्यादा वल्नरेबल है। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो कॉन्टेजियस वायरस जो यहाँ पर आया है उसमें यहाँ पर एक्यूट एक्ट करने की बहुत ज़रूरत है। यहाँ पर कंट्री जो है इंडिया जैसी, जहाँ पर बहुत गरीब लोग हमें देखने को मिलते हैं, गरीबी रेखा के नीचे बहुत सारे लोग देखने को मिलते हैं स्ट्रीट्स पर, स्लम्स में, और उसी के साथ साथ जहाँ पर एक ही घर में बहुत सारे लोग जो है वो ठूस ठूस कर देखने को मिलते हैं, है ना, चौल में रहने वाले। तो ऐसे सिनारियों में अगर आप देखोगे तो वाटर सप्लाई जो है वो काफ़ी लिमिटेड है। और ऐसे सिनारियों में अगर हम सोशल डिस्टेंसिंग की बात करते तो हो पाएगा क्या? बिल्कुल नहीं हो पाएगा। हैंड वॉशिंग की अगर हम बात करते तो कर पाएंगे क्या? नहीं कर पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें होने ही नहीं वाली है। सिमिलरली मिलियन ऑफ डेली वेजेस अर्नर जो है, माइग्रेंट वर्कर जो है, सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर जो है, ये यहाँ पर उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा है। मतलब अगर काम नहीं कर रहे हैं तो खाना नहीं मिलेगा, खाना नहीं मिलेगा तो भूख कैसे मिटेगी, ये प्रॉब्लम यहाँ पर देखने को मिलता है। डेली वेजेस अर्नर जो है, निग्लिजिबल सेविंग उनकी देखने को मिलती है, और इसके वजह से क्या होता है, और ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ जाते हैं। लाइवलीहुड जो है ये यहाँ पर खतरे में आ जाती है। अब यहाँ पर हमें 3 बेसिक चीज़ें जो है उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, और उसमें इन्वेस्ट करना हमने शुरू किया, जैसे कि फूड हो गया, वाटर हो गया और शेल्टर हो गया, रोटी कपड़ा मकान। अब यहाँ पर 3 प्राइमरी बेसिक सर्विसेज जो है, हेल्थ केयर हो गई, एजुकेशन हो गई, बैंकिंग हो गई, ये वेलबींग के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये 6 नीड्स पर, सर्विसेज पर अगर हम फोकस करते हैं तो पोस्ट पैंडेमिक सोसाइटी जो है सस्टेनेबल भी बनाई जा सकती है, इक्विटेबल भी बनाई जा सकती है। तो ये 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। मेंस में आप ये अगर लिखोगे तो फिर आपको मार्क्स की भरमार मिलेगी। अब यहाँ पर कोई भी डॉक्टर जो है वो आपको यही बोलेगा कि आपको गुड हेल्थ जो है वो अगर रखना है तो न्यूट्रिशियस फूड खाना पड़ेगा, क्लीन वाटर पीना पड़ेगा, फ्रेश एयर लेना पड़ेगा, फिजिकल मेंटल एक्सरसाइजेज जो है वो करना पड़ेगा। तो इन शॉर्ट पेंडेमिक के बाद हमें यहाँ पर हेवीली यहाँ पर ये सारी चीज़ें जो है इसमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा, इसमें इन्वेस्ट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो अब हमें क्या करना चाहिए? जो इंडियन एक्सप्रेस है उसका जो एक फोटे है कि सोल्यूशन ओरिएंटेड आर्टिकल्स लाता है, तो यहाँ पर सोल्यूशन देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर क्या बोला गया है कि लोकल फूड नेटवर्क जो है वो बिल्डअप करो, जिससे कि फ्रेश लोकल ग्रेन्स, मिल्क, वेजिटेबल अफोर्डेबल बनाया जा सके, जो लास्ट सिटीजन है उस तक वो पहुँचाया जा सके, क्योंकि फूड जो है वो हेल्थ केयर इशू है। ठीक है, तो यहाँ पर लोकल फूड नेटवर्क यहाँ पर बनाया जाना चाहिए।
क्लीन वाटर जो है अर्बन में, रूरल कम्युनिटीज में यहाँ पर प्रोवाइड करना चाहिए। किस तरीके से? टैंक्स बिल्डअप करके, हार्वेस्ट, रेन वाटर को हार्वेस्ट करके, जो पॉन्ड्स है उसे डीग करके, और उसी के साथ जो वाटर बॉडीज हमारे यहाँ पर अवेलेबल है उसे क्लीन करके, क्योंकि वाटर जो है वो हेल्थ केयर इशू है। उसी के साथ साथ यहाँ पर क्लीन और एनवायरमेंट जो है, एनवायरमेंट हमें उसे क्लीन करना चाहिए जिससे कि हम जो फ्रेश एयर है वो हम ले सके, जो रिन्यूएबल एनर्जीज है वो हम बना सके, क्योंकि जो फ्रेश एयर है वो हेल्थ केयर इशू है। अब यहाँ पर फ्रेश एयर हम कैसे कर सकते हैं? तो यहाँ पर जो टॉयलेट्स है उसे बिल्ड करके, जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है उसे रिसाइकल करके, जो ऑर्गेनिक वेस्ट है उसे कंपोजिट बनाकर, और ट्रीज को प्लांट करके, सोलर और बाकी रिन्यूएबल एनर्जी जो है उसका इस्तेमाल करके। उसी के साथ साथ यहाँ पर जितने भी वर्कर्स है, डिसेंट वर्क है वो यहाँ पर प्रोवाइड करना पड़ेगा, जिससे कि क्या होगा, हम यहाँ पर इनकम जो है प्रोवाइड कर सकते हैं, लाइफ इंश्योरेंस प्रोवाइड कर सकते हैं, जो डिसेबिलिटी असिस्टेंस है वो यहाँ पर वर्कर्स को प्रोवाइड कर सकते हैं, स्पेशली माइग्रेंट वर्कर्स और उनकी फैमिली को, जिससे कि कम्युनिटी जो है सुदृढ़ हो जाएगी, क्योंकि काम जो है ये हेल्थ केयर इशू है। उसी के साथ साथ यहाँ पर यंग और वर्नरेबल सेल्फ एम्प्लॉयड जो लोग हैं, जो एंटरप्रेन्योरशिप में हैं, उन्हें यहाँ पर लोकल मार्केट एक्सेस प्रोवाइड करना पड़ेगा। जो हमने इकोनॉमिक सर्वे में देखा था उसमें मैंने आपको बताया था कि जो प्रो क्रॉनी अप्रोच है वो नहीं अपनाना चाहिए, है ना। यहाँ पर प्रो बिजनेस अप्रोच अपनाना चाहिए, जहाँ पर एक लेवल प्लेइंग फील्ड सभी को मिले। तो यहाँ पर वही बात की गई है कि जो लोकल मार्केट है एक्सेसिबल बनाना चाहिए, जो ट्रेनिंग है वो प्रोवाइड करनी चाहिए, सस्टेन्ड कैपिटल प्रोवाइड करना चाहिए, जिससे कि क्या होगा, जिससे कि यहाँ पर जो यंग जनरेशन है उनकी एंटरप्रेन्योरशिप बढ़ा सकते हैं, जिससे कि इनकम जो है वो बढ़ेगी, और यहाँ पर जो बैंकिंग है वो भी सुदृढ़ बनाया जा सकता है, क्योंकि बैंकिंग जो है वो भी हेल्थ केयर इशू है। उसी के साथ एजुकेशन जो है उसे भी हमें यहाँ पर नर्चर करना पड़ेगा, जो स्कूल रूम्स हैं उन्हें यहाँ पर डेवलप बनाना पड़ेगा, लिटरेसी को प्रमोट करना पड़ेगा, हैंड्स ऑन लर्निंग यहाँ पर लाना पड़ेगा, स्किल डेवलपमेंट प्रोवाइड करना पड़ेगा, वेल बीइंग यहाँ पर प्रोवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि एजुकेशन भी हेल्थ केयर इशू है। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती है। इकोनॉमी सेक्शन की अगर हम बात करते हैं तो उसमें देखने को मिलता है कि यहाँ पर बात की गई है कि 60% ऑफ द पॉपुलेशन जो है उनको कैश यहाँ पर देना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि लोगों के हाथ में पैसा आएगा, लोग खर्च करेंगे, जिससे कि हमारी इकोनॉमी जो है वो ऊपर जाएगी। अनएम्प्लॉयमेंट रेट 27.11% देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पर आप देखिए कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितना बढ़ेगा, तो जो भी यहाँ पर एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, कॉम्पिटिशन और ज़्यादा इंक्रीज हो सकता है, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब की तरफ ही लोग जो है वो फोकस करेंगे। उसी के साथ साथ गवर्नमेंट पैनल जो है सजेस्ट किया है कि यहाँ पर अपेक्स लैंड मैनेजमेंट बॉडी जो है वो भी यहाँ पर लाई जानी चाहिए, जिससे कि क्या होगा, जो फंडिंग है उसमें आसानी जाएगी और बाकी सारी चीज़ें जो है उसमें भी आसानी जाएगी। यहाँ पर कोऑपरेटिव बैंक जो है वो सरफेसी एक्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं ड्यूज को रिकवर करने के लिए, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन सेक्शन में हमें आने वाले दिनों में देखने को मिलेगी, तो उसमें और अच्छी तरीके से हम इसे डिस्कस कर सकते हैं। तो ये हमारी खूबसूरत धरती, जूम करते हैं तो भारत जो है वो देखने को मिलता है, और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये वो राज्य है, स्टेट है जो मैंने आपसे पूछा था, वो है मणिपुर। तो मणिपुर वो स्टेट है जो मैंने आपसे मैप में पूछा था। तो अब आपको मैं उम्मीद करता हूँ कि इसके रिगार्डिंग आपने जो भी इन्फॉर्मेशन लिखी होगी, उसी के साथ साथ जो वर्ड्स मैंने आपको दिए हैं वो भी सेंटेंस में बनाकर आपने लिखे होंगे। तो ये हमारे वीडियो का एंड। वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।